सेल सिग्नलिंग में पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटरसेलुलर सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये देखा था कि कैसे एक सेल सिग्नल भेजती है और दूसरी सेल जो उसकी टारगेट सेल होती है, यानी जहाँ लक्ष्य करके वो सिग्नल भेज रही है, वो उस सिग्नल को रिसीव करती है। सिग्नल भेजने वाली सेल और सिग्नल प्राप्त करने वाली सेल एक दूसरे के पास पास हो सकते हैं, जिनको कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग कहा गया था या जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहा गया था, या उनके बीच थोड़ा गैप हो सकता है जिसको पैराक्राइन सिग्नलिंग कहा गया था। पैराक्राइन सिग्नलिंग का ही एक स्पेशल रूप था जिसे हम सिनेप्टिक सिग्नलिंग के रूप में पढ़े थे, और लास्ट में हम लोग जो इंडोक्राइन सिग्नलिंग थी उसके बारे में पढ़ा था। इन चार विधियों के द्वारा जो सिग्नल हैं वो एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचते हैं। अब जब ये सिग्नल दूसरे सेल के सरफेस पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद शुरू होता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग की प्रक्रिया। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें जो है वंस सिग्नल बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, एक बार जब सिग्नल आके अपने रिसेप्टर से बंध जाता है, एंड सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, रिसेप्टर से जब ये बंधता है तो बनता है सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। दिस सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ट्रिगर्स ये कास्केड ऑफ रिएक्शन which ultimately leads to the production of second messenger। तो सिग्नल अपने रिसेप्टर से बंधा, सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। जैसे ही सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ये सेल के अंदर अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला को शुरू कर देता है। यानी पहली अभिक्रिया शुरू होती है, पहली दूसरी को जन्म देती है, दूसरी तीसरी को जन्म देती है, और इस तरीके से अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिससे अंततः सेकंड मैसेंजर का निर्माण होता है। अब ये जो सेकंड मैसेंजर बन जाता है, दिस सेकंड मैसेंजर इन्फ्लुएंस सेवरल एक्टिविटी ऑफ द सेल सच एज प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, चेंज इन साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स एटसेट्रा। तो ये जो सेकंड मैसेंजर है, जब ये बन जाता है तो सेल के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाओं को या तो शुरू करता है या उसे बंद करता है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया, या किसी एंजाइम को सक्रिय करना, या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को सक्रिय करना जिससे जीन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है या एमआरएनए बनने लगता है, या फिर साइटोस्केलेटन जो होते हैं। साइटोस्केलेटन में अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स होती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये सारी जो प्रोटीन हैं जो कि साइटोस्केलेटन बनते हैं, उनकी संरचना बदलती रहती है। तो इस तरीके से सेल में क्या एक्टिविटी होनी है, उसमें साइटोस्केलेटन के चेंज की भी एक भूमिका होती है। तो जब सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर बन जाता है तो वो साइटोस्केलेटन में चेंज भी उत्पन्न कर सकता है। यानी अब तक हमने देखा कि जो सिग्नल है सेल के रिसेप्टर तक आया, उससे बंधा, सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, उस कॉम्प्लेक्स ने एक सेल के अंदर एक अभिक्रियाओं की श्रृंखला की शुरुआत की। ये श्रृंखलाएं जब एक के बाद एक होती हैं तो लास्ट में सेकंड मैसेंजर बनता है, और यह सेकंड मैसेंजर सेल के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन करता है, जो कि सिग्नल जैसा होता है, जैसा संदेश लाया है उस तरीके का परिवर्तन ये सेकंड मैसेंजर कर देता है। तो इस तरीके से सिग्नल का काम पूरा हो जाता है। अब थ्रू दीज एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, ये सेल प्रोड्यूस इट्स रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू सिग्नल इट रिसीव्स। तो इस तरीके से जो ये सेकंड मैसेंजर है, और जो ये तमाम प्रकार की क्रियाओं में जिस प्रकार से इसका प्रभाव होता है, तो जैसा सिग्नल होगा ये उस तरीके का क्रिया या प्रतिक्रिया सेल के अंदर करेगा। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, या साइटोस्केलेटन
में परिवर्तन करेगा, इसमें से कोई एक वो करेगा। और जब वो ये करता है तो हमें ये दिखता है कि फला सिग्नल आया था और उसके प्रभाव से ये काम हुआ, यानी सेल ने जो सिग्नल भेजा कि ये काम होना था, उसके अकॉर्डिंग वो काम सेल में संपन्न हुआ। तो सिग्नलिंग का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। अच्छा, अब सो वंस सिग्नल रिसीव्ड एट सेल सरफेस इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेटेड। तो इस तरीके से एक बार जब सिग्नल सेल के सतह पर रिसीव हो जाता है तो सेल के अंदर की जो सिग्नलिंग प्रक्रिया है वो सक्रिय हो जाती है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग क्रिया सक्रिय हो जाती है, काम करना शुरू करती है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कनेक्ट्स द सेल सरफेस रिसेप्टर टू द टारगेट प्रोटीन इनसाइड द सेल। तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जो है ये जो सेल के सरफेस पर रिसेप्टर हैं उनको, और फिर उन्होंने जो तमाम अभिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू की, तो वो अल्टीमेटली आके लास्ट में प्रोटीन से जुड़ते हैं जो टारगेट प्रोटीन होती है अंदर। तो इस तरीके से जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग है वो एक लिंक है सेल सरफेस, सेल की सतह से लेके और अंदर उपस्थित प्रोटीन के बीच, जहाँ जो है वो जो ऑर्डर आया है सिग्नल के रूप में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है कोशिका की सतह से लेके साइटोप्लाज्म के अंदर होता हुआ प्रोटीन तक। The process by which extracellular signals are translated to chains inside the cell is called signal transduction। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल हैं वो उनकी बात को बताया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेटेड और किस फॉर्म में ट्रांसलेट किया जाता है? चेंज इनसाइड द सेल, सेल के अंदर परिवर्तन करके, इसको कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। द प्रोसेस बाय व्हिच एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल, जो एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल आया है उसको ट्रांसलेट करके, जैसे हम लोग इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेट करके उसका अर्थ समझ जाते हैं, और अगर कोई बात है उसमें तो वैसा काम करते हैं, वैसे ही सेल जो सिग्नल आया है उसको ट्रांसलेट करती है। सेल के अंदर जो है चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो साइटोस्केलेटन में चेंज हो, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस में चेंज हो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में चेंज हो, एंजाइम एक्टिविटी में चेंज हो, तो उस तरीके से चेंज होते हैं और इसी को कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब यहाँ पर हम लोग एक फिगर के द्वारा इसको समझ सकते हैं। ये जो रेड कलर में ऊपर है ये सिग्नल है जो आया है, एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है, आके सेल सरफेस के रिसेप्टर, सेल सरफेस पर उपस्थित रिसेप्टर से बंधा है और सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। अब ये सेल के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन, जैसे यहाँ बनता है वो सेल के अंदर जो अभिक्रियाओं की श्रृंखला है उसको, उसकी शुरुआत कर देता है। तो एक प्रोडक्ट दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, इस तरीके से बदलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बना सेकेंडरी मैसेंजर, लास्ट वाला सेकेंड मैसेंजर है, ये केंद्रक के अंदर प्रवेश करे, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन के रूप में ये डीएनए से बंधे और अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन। तो ये प्रोटीन जीन से बंध के जीन को निष्क्रिय कर सकती है या किसी सक्रिय जीन को, सक्रिय जीन को निष्क्रिय कर सकती है या निष्क्रिय जीन को सक्रिय कर सकती है। तो मतलब चेंज कोशिका में होता है। अब हम कह सकते हैं कि ये सिग्नल के कारण ही ये चेंज हो, जो सिग्नल आया उसके परिणाम स्वरूप ही ये प्रभाव हुआ। तो ये है। अब ये जो सेल की सतह है वहाँ से लेके और अंदर के जो ये श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन हो रहे हैं लास्ट में जीन तक ही होता है, इसको कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। एक दूसरा ये फिगर है, यहाँ पर देखिए सिग्नल मॉलिक्यूल है। सिग्नल कभी कभी जो ये रिसेप्टर होते हैं वो सेल के सरफेस पर ना होके बल्कि इनसाइड साइटोप्लाज्म होते हैं। तो ऐसे में जो ये सिग्नल है इसको मेम्ब्रेन को पार करना पड़ता है और ये कोशिका द्रव्य में आते हैं, कोशिका द्रव्य में अपने रिसेप्टर से बंधते हैं और फिर जो ये सेकंड मैसेंजर है या जो सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स ये बना, ये केंद्रक के अंदर प्रवेश करता है और डीएनए से बंधता है। तो डीएनए से बंध के किसी जीन को सक्रिय कर सकता है या किसी सक्रिय जीन को निष्क्रिय कर सकता है। ये दूसरा तरीका है
क्योंकि सिग्नल कई तरीके के होते हैं तो अलग अलग मेथड से काम करते हैं। कुछ के सिग्नल सेल के सरफेस पर होते हैं रिसेप्टर, और कुछ के इनसाइड सेल यानी साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो ये स्थिति होती है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर, एक जो सिग्नल है जो सेल के बाहर का संदेश वाहक है, वो कितने तरीके का होता है ये देखते हैं। तो सेवरल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन सर्व एज एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल। कई विभिन्न प्रकार के अणु हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल का कार्य करते हैं। दीज इंक्लूड्स, पहला है अमीनो एसिड और देयर डेरिवेटिव्स, जो अमीनो अम्ल हैं और उनसे भी उत्पन्न यानी उनमें थोड़ा बहुत चेंज होके जो दूसरे पदार्थ बन गए, वो ऐसे केमिकल हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल का काम करते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो दीज इंक्लूड न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि अमीनो एसिड होते हैं, सच एज ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, इपिनेफ्रिन, डोपामीन। तो ये सारे हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल का काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने सिनेप्टिक सिग्नलिंग में देखा था, वहाँ पर जो सिग्नल आता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, और केमिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर अमीनो एसिड होते हैं। दूसरा है हार्मोन, इंडोक्राइन सिग्नलिंग में देखा था, और इसका उदाहरण है थायराइड हार्मोन। कुछ गैसेज भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो हार्मोन के अलावा गैसेज भी हो सकते हैं जो कि सिग्नल का काम करते हैं। एक सेल से रिलीज होते हैं, दूसरे सेल पर बंध के अपने संकेत को बताते हैं। तो 3 हो गए, अमीनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, हार्मोन्स, और यहाँ गैसेज। ये हेडिंग नहीं बन पाई है, लेकिन लिखने में हम इसको एक अलग हेडिंग बना लेंगे। गैसेज हैं जो कि सिग्नल का काम करते हैं। इनमें है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो ये तीसरा हो गया। चौथा है स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स जो है वो कुछ फैटी यानी वसा के वसीय पदार्थ होते हैं। स्टीरॉयड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल से उत्पन्न होते हैं। दे आर इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये जो है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं, उनके विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। एग्जाम्पल इनका है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और यहीं तक जो है एग्जाम्पल ये 2 दे देना है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक हार्मोन होता है, वो भी स्टेरॉइड्स होता है। तो जो सोडियम और पोटेशियम आयनों के मात्रा को शरीर में नियंत्रित करता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं इसके स्टेरॉइड्स के। 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, 2 से कम हो जाएगा, स्टेरॉइड्स। फिर नेक्स्ट जो ग्रुप है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर का काम करता है यानी सिग्नल का काम करता है, ये है आइकोसानोइड्स। आइकोसानोइड्स विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिनमें 20 कार्बन अणु होते हैं। 20 कार्बन से बने ये मॉलिक्यूल होते हैं। तो आइकोसानोइड्स आर नॉन पोलर 20 कार्बन मॉलिक्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम दी फैटी एसिड्स। ये जो है वसीय अम्लों से उत्पन्न होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग पेन, ये जो है दर्द के नियंत्रण करने में, इन्फ्लामेशन यानी जलन को नियंत्रित करने में, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में, ये सारे कामों में ये उपयोग में लाए जाते हैं। तो आइकोसानोइड 20 कार्बन युक्त मॉलिक्यूल हैं, फैटी एसिड से उत्पन्न होते हैं और शरीर में दर्द के नियंत्रण में, जलन के नियंत्रण में, ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में इत्यादि काम करते हैं। यानी कि जब ये सिग्नल सेल में पहुंचता है तो ये सारी क्रियाएं होती हैं, यानी पेन का नियंत्रण हो जाता है, या जलन हो रहा है तो वो नियंत्रित हो जाता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाता है। तो ये इस तरीके के सिग्नल में भाग लेते हैं। नेक्स्ट जो समूह है वो है पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। तो कुछ सिग्नल ऐसे हैं जो अमीनो एसिड से न बन के बल्कि प्रोटीन से बने होते हैं या पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। इनका एग्जाम्पल है प्रोटीन से बने हुए कुछ हार्मोन, सेवरल हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन, ACTH हार्मोन, TSH हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, एंड ये सारे के सारे प्रोटीन या पेप्टाइड्स जो कि सिग्नल का काम करते हैं। रेगुलेशन बाय प्रोटीन सिग्नल
इज इम्पॉर्टेंट इन सेवरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो प्रोटीन सिग्नल के द्वारा नियंत्रण होना ये कई बायोलॉजिकल प्रोसेस में महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के नियंत्रण में जो सिग्नल आता है वो प्रोटीन के रूप में होता है। इम्यून रिस्पॉन्स, जो प्रतिरक्षा, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उनकी प्रतिक्रियाएं शुरू होंगी, शुरू करने में प्रोटीन के सिग्नल भाग लेते हैं। और सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें भी प्रोटीन के सिग्नल का रोल होता है। तो इतने तरीके के जो है वो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, आइकोसानॉइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, गैसेज हो सकती हैं। तो इतनी सारी कैटेगरीज हैं जो कि सिग्नल का काम करते हैं। अब सिग्नल के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेल रिसेप्टर है, जो कि सेल सरफेस पर होता है ज़्यादातर, लेकिन कुछ हमने अगले फिगर में बताया था कि कुछ सिग्नल के रिसेप्टर कोशिका द्रव्य में होते हैं, यानी कोशिका झिल्ली से अंदर आना पड़ता है सिग्नल को, तब वो अपने रिसेप्टर तक पहुंचता है। तो इस तरीके से सेल रिसेप्टर्स महत्वपूर्ण हैं। इन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग सिग्नल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाई रिसेप्टर्स। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में सेल के बाहर जो सिग्नल आ जा रहे हैं उसमें सिग्नल की पहचान उसके रिसेप्टर्स के द्वारा किया जाता है। दीज रिसेप्टर्स आर ऑफ टू काइंड्स। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। इंटरनल रिसेप्टर्स, जैसा अभी हम लोगों ने फिगर में देखा कि जो कोशिका के अंदर हैं यानी साइटोप्लाज्म में है, एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स, दूसरा जो कोशिका की सतह पर है, कोशिका के अंदर नहीं है बल्कि कोशिका की सतह। इनमें जो पहला है इंटरनल रिसेप्टर, इंटरनल रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। These receptors binds to the hydrophobic ligand signal molecule like steroid hormones। तो ये रिसेप्टर्स ऐसे सिग्नल से बंधते हैं, यानी ये रिसेप्टर्स ऐसे सिग्नल के लिए हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। और हाइड्रोफोबिक में जो मेन है वो है अपना स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर कोशिका के अंदर होते हैं। स्टीरॉयड्स जो कि एक तरीके की वसा हैं, तो ये आसानी से कोशिका झिल्ली को पार कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली स्वयं प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी है, तो वहाँ आके ये झिल्ली से पार हो जाते हैं। दीज स्टेरॉयड हार्मोन्स ड्यू टू देयर फैटी नेचर, अब ये जो स्टेरॉयड हार्मोन है अपने वसीय प्रकृति के कारण दे कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, इंटर इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर प्रवेश करते हैं, एंड देन बाउंस, और फिर बंधते हैं टू द इंटरनल रिसेप्टर्स, जो आंतरिक ग्राहक हैं रिसेप्टर्स हैं उनसे बंधते हैं, जो कि प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, जो कि कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट है। तो ये स्टेरॉयड अपने वसीय प्रकृति के कारण कोशिका कला को पार कर लेते हैं और कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में उपस्थित अपने रिसेप्टर से बंधते हैं। ये इंटरनल रिसेप्टर हो गया। अच्छा, अब वंस रिसेप्टर बाइंड्स टू द इंटरनल रिसेप्टर्स, वंस सिग्नल, यहाँ सिग्नल होना चाहिए, एक बार जब सिग्नल बाइंड्स हो जाता है इंटरनल रिसेप्टर से, इट ब्रिंग्स ए कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। तो जैसे ही सिग्नल इंटरनल रिसेप्टर से बनता है, वो इंटरनल रिसेप्टर की बाह्य आकार जो है उसका उसमें परिवर्तन कर देता है। कन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब उसकी जो आकृति है, बाह्य स्वरूप है, उसमें परिवर्तन करता है। अब ये परिवर्तन जो है ये संकेत होता है कि इससे सिग्नल बंध गया है, यानी अब आगे की प्रक्रिया एक्टिवेट होनी है। नाउ लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मूव्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये जो दोनों है लाइगेंड यानी सिग्नल और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये मूव्स इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर गति करते हैं, एंड बाइंड्स टू स्पेसिफिक सीक्वेंसेज ऑफ डीएनए, और डीएनए के कुछ विशेष श्रृंखलाओं पर जाके बंध जाता है। अब अगर वहां से बंध जाता है, एंड इन दिस वे इट चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, और इस तरीके से ये जीन के एक्सप्रेशन को बदल देता है, एंड थस, और इस प्रकार द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। तो
जीन के एक्सप्रेशन को बदलता है और इस तरीके से मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन को भी बदल देता है, या तो एमआरएनए के फॉर्मेशन को शुरू कर देता है या अगर एमआरएनए फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसे बंद कर देता है। यानी सिग्नल आया है तो किसी न किसी चेंज के लिए आया है। पहले सेल में जो हो रहा था अगर वही होना होता तो सिग्नल क्यों आता, वो काम होता रहता। सिग्नल आया है इसका मतलब कोई संदेश लाया है, तो जो काम हो रहा है या तो उसे रोकने का सिग्नल आया है या जो काम बंद पड़ा है उसको शुरू करने का। तो लास्ट टारगेट जो है वो एमआरएनए का प्रोडक्शन या इनहिबिशन होता है। वो तो इंटरनल रिसेप्टर हो गया। अब सेल सरफेस रिसेप्टर देखिए, जो बाहरी रिसेप्टर हैं सेल के सतह पर होते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एज लाइक प्रोटीन्स दैट स्पैन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल सरफेस के जो रिसेप्टर्स हैं ये ऐसी प्रोटीन होती हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन के आर पार फैली होती है। ऐसी प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन पर स्थित हैं और ऐसा नहीं कि बाहर की तरफ हैं छोटी सी हैं, वो इतनी बड़ी होती हैं कि वो उनका कुछ भाग बाहर भी होता है और पूरे मेम्ब्रेन को पार करके कुछ भाग अंदर भी होता है। तो ऐसी प्रोटीन को कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। एज लाइक प्रोटीन दैट स्पैन, स्पैन माने फैली होती है, दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में जो फैली होती है। दीज रिसेप्टर्स है 3 पार्ट्स। अब ऐसी जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है या रिसेप्टर्स है इनके 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है एन एक्सटर्नल लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, बाह्य भाग जो कि उसका मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ है जहाँ पर सिग्नल आके बंधेगा, पहला भाग हो गया। दूसरा है हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, दूसरा जो है जो हाइड्रोफोबिक और मेम्ब्रेन के अंदर फैला हुआ भाग है। तीसरा जो है इंट्रासेलुलर डोमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन, तीसरा जो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ का भाग है उसको इंट्रासेलुलर डोमेन कहते हैं और यही भाग सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। यानी सिग्नल आके बाहर वाले भाग से बंधता है, वहाँ से करंट सेल मेम्ब्रेन में फैले हुए भाग से अंदर की तरफ आता है और अंदर से अंदर वाले भाग से फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन यानी कास्केड ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये जो हमारे सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं इनके 3 भाग हो गए। अब बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके काम करने के तरीकों के आधार पर जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। काम करने के तरीकों के आधार पर ये 4 तरीके के रिसेप्टर्स हैं। अब ध्यान दीजिए, रिसेप्टर्स जो है वो प्रोटीन थे जो कि मेम्ब्रेन के आर पार फैले होते हैं और ऐसे प्रोटीन 4 तरीके के हैं। लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स और आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। तो ऐसे रिसेप्टर्स जो लाइगेंड गेटेड हैं यानी जिनमें गेट हैं, सिग्नल आके बंधता है, या आयन चैनल हैं, चैनल मीन्स रास्ता, आयनों के लिए जो रास्ते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स हैं। दूसरा जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स, ऐसे रिसेप्टर्स जिनसे जी प्रोटीन जुड़ी होती है। तीसरा जो है रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, तीसरा जो है ऐसी प्रोटीन है जिसका नाम है टायरोसिन काइनेज। और चौथा है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, यानी ऐसे रिसेप्टर्स जिनके साथ एंजाइम जुड़ा है, या नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ऐसे टायरोसिन काइनेज होते हैं जो एक तो जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है और दूसरा इसके अलावा जो दूसरे टायरोसिन काइनेज है वो। तो इस तरीके से ये 4 तरीके के होते हैं, लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स और आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इनको नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी कहा जाता है। तो ये 4 तरीके के रिसेप्टर हो गए। सारे रिसेप्टर्स एक प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार फैली होती है। ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के सरफेस पर उपस्थित रिसेप्टर के बारे में। इंटरनल रिसेप्टर्स जो साइटोप्लाज्म में है उनको हमने पहले पढ़ा, ये दूसरा प्रकार था। इस फिगर के द्वारा देखिए, ये जो है प्रोटीन है जो कि पिंक कलर में दिख रही हैं और ये मेम्ब्रेन है, अपनी मेम्ब्रेन के आर पार फैला हुआ भाग है
कुछ भाग मेम्ब्रेन के बाहर है, कुछ मेम्ब्रेन के अंदर है और कुछ अंदर की तरफ बढ़ा हुआ है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक ये है आयन चैनल है, ये इसके थ्रू आयन का रास्ता है। ये जो है एक दूसरा है, इसमें जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो ये कई बार जो है ये टर्न बनाता है मेम्ब्रेन में। ये तीसरा है रिसेप्टर्स विथ इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ अंदर की तरफ इससे एंजाइम लगा होता है और जैसे ही इससे सिग्नल आके बनता है एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। एंजाइम एसोसिएटेड रिसेप्टर, रिक्रूटर रिसेप्टर और रिसेप्टर विथ इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो ये जो रिसेप्टर है ये स्वयं एंजाइम का काम करता है और दूसरे ऐसे हैं जिनसे एंजाइम लगे होते हैं। जैसे ही इनसे सिग्नल आके बनता है ये एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल सरफेस पर हैं। अच्छा, व्हेन द सिग्नल रीच एट सेल सरफेस एंड बाइंड टू रिसेप्टर्स, जैसे ही सिग्नल सेल सरफेस पर पहुंचता है और रिसेप्टर से बंधता है, सिग्नल आर रिसीव्ड, तो ये होता है कि सिग्नल अब रिसीव हो गया एंड प्रोसेस्ड इन द टारगेट सेल, और फिर इसका प्रसंस्करण, इनका जो है जो मतलब काम होना है वो शुरू हो जाता है, जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, यानी क्या बात आई है, क्या करना है, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। तो टारगेट सेल में ये शुरू हो जाता है टू ट्रिगर इंट्रासेलुलर बायोकेमिकल रिएक्शन, और प्रोसेसिंग के द्वारा जो कोशिका के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन है उनकी शुरुआत हो जाती है, उनको ट्रिगर कर दिया जाता है। The steps involved in processing signals inside the cell constitute the intracellular signaling cascade। तो जो भी स्टेप्स शामिल होते हैं सिग्नल को प्रोसेसिंग करने में कोशिका के अंदर, वह बनाते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कास्केड, कोशिका के अंदर सिग्नलिंग की श्रृंखला। इंट्रासेलुलर सिग्नल इज वर्क्स थ्रू सेकेंड मैसेंजर। ये जो इंट्रासेलुलर सिग्नल है ये सेकेंड मैसेंजर के द्वारा काम करता है। यानी हम लोगों ने भी आगे पढ़ा था कि जब कास्केड ऑफ श्रृंखला शुरू हो जाती है, कास्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, तो लास्ट में सेकेंड मैसेंजर बनता है और ये सेकेंड मैसेंजर ही अलग अलग चीज़ों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसा सिग्नल होगा उन चीज़ को जाके ये प्रभावित करेगा। तो बाहर जो आया सिग्नल वो प्राइमरी मैसेंजर था, उसने जो है पार करके अंदर स्थित सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट किया और सेकंड मैसेंजर फिर प्रभाव दिखाता है। यहाँ देखिए ये लाइगेंड है यानी सिग्नल है, रिसेप्टर से आके बंधा, रिसेप्टर ने जो है मेम्ब्रेन में उपस्थित एक एंजाइम है एडेनिलिल साइक्लेज, इसको एक्टिवेट किया, एडेनिलिल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है, एक एंजाइम है। ये एंजाइम जैसे एक्टिवेट होता है ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदलता है, सीएएमपी बन जाता है। सीएएमपी जो है वो एक एंजाइम होता है प्रोटीन काइनेज ए, जो कि पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जैसे ही यहाँ पर इसकी बाइंडिंग साइट पर सीएमपी बनता है ये एक्टिव हो जाता है। अब ये जो एक्टिव प्रोटीन काइनेज ये है ये तमाम प्रकार की क्रियाओं को प्रभावित करता है, शुरू करता है, बदलाव लाता है और इस तरीके से सिग्नल अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये तरीका है, इस तरीके से जो है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है। तो इस क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैसे होता है, रिसेप्टर से जब सिग्नल आके बनता है तो रिसेप्टर्स जो है कोशिका के अंदर एक कास्केड ऑफ रिएक्शन यानी अपक्रियाओं की श्रृंखला उसको शुरुआत करता है और ये अपक्रिया जब पूरी होती है तो लास्ट में सेकेंड मैसेंजर बनता है। सेकेंड मैसेंजर जो है बहुत सारे प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और इस तरीके से कोशिका में प्रभाव दिखते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिग्नल कितने तरीके के होते हैं, केमिकली किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड, प्रोटीन, आइकोसानाइड, स्टीरॉयड्स, गैसेस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। फिर रिसेप्टर्स कितने तरीके के हैं और केमिकली किस चीज़ से मिलकर बने हैं, केमिकली प्रोटीन होते हैं, बड़े प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार फैले होते हैं और ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। तो इन चारों को याद करना है। अब आगे की क्लास में हम लोग ये जो चारों प्रकार के रिसेप्टर्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं
और इनसे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे।